अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। धूमधाम से 24वां राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उत्तराखंड में और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। कहा कि विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। भू कानून पर भी बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। आज 9 नवंबर है और आज उत्तराखंड स्थापना को 24 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे राज्य में धूमधाम से उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया और देहरादून के पुलिस लाइन में भी राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी विभागों को साथ लेकर नीति बनाई जाएगी। वहीं राज्य में आपदा की वजह से सड़कों और पुलों के ध्वस्त होने पर आवाजाही सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति जल्द ही घोषित की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल हासिल करेंगे उनको तय पुरस्कार राशि के अलावा उतनी ही धनराशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस हर साल नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी साल से कर दी गई है। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक युवा नीति बनाई जाएगी। कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस मौके पर उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। अभी देता हूं 3 लाइनें लिखी थी बस यार। एक मिनट रुको, मैं उठा ये लो। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी गर्मियों की राजधानी गैरसैंण भी पहुंचे और यहां भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गैरसैंण में सीएम धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है और भू कानून पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें भू कानून को लेकर बात होगी और साथ ही एक्सपर्ट्स की भी राय ली जाएगी। आयोग चूंकि काम कर रहा है राज्य के अंदर और सीमांत क्षेत्र से, चूंकि पलायन की जितने भी मुद्दे हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काम हो, इसलिए उसकी यहाँ पर बैठक भी है। और भू कानून के संबंध में भी जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ रहे हैं, जिनकी अपनी विशिष्टताएं रही हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबके सुझाव यहाँ से लेकर हम राज्य के अंदर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा, उत्तराखंड की नीतियां देश भर के लिए उदाहरण बन रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 24 साल का सफर तय करने के बाद शनिवार को उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने बाबा केदार के चरणों में बैठकर विश्वास व्यक्त किया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है
और उत्तराखंड ने उनके विश्वास को सही साबित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इस समय विकास का महायज्ञ चल रहा है। पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड ऐसे फैसले ले रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश यूसीसी की जरूरत महसूस कर रहा है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्निर्माण समेत अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड में केंद्र के 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का अर्थ सही मायनों में उत्तराखंड में नजर आ रहा है। और मोदी जी का पल पल इस राज्य के विकास में वो अपना पूरा समय देते हैं। जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के पास हमारी जाती है उनको तत्काल स्वीकृति प्राप्त होती है, धनराशि प्राप्त होती है। और आज जो स्वरूप उत्तराखंड के अंदर जो दिखाई दे रहा है डबल इंजन के रूप में, उस स्वरूप में मोदी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। अब हमें उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने खूब सारा प्यार और अपनत्व दिया है। हम भी इसी भावना के साथ देवभूमि की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 9 आग्रह किए हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री ने 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से किए, तो वहीं 4 आग्रह उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से किए हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों से कहा कि स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। वहीं पर्यटकों से कहा कि धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, नियम कायदों और वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले लोगों से भी आग्रह किया है कि जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो उत्तराखंड के रीति रिवाज और साथ ही मर्यादाओं का भी ध्यान रखें। और साथ ही उत्तराखंड के लोगों से भी कहा कि उत्तराखंड का कल्चर, रीति रिवाज और साथ ही बोलियों को संरक्षित करें। की बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड में तो नौलों, धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। के पुराने घरों, जिन्हें आप तीबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं।
इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। उत्तराखंड में महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया लखनऊ में भी, और इस महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तराखंड के 24वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए सीएम योगी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि इन 24 सालों में उत्तराखंड ने लंबी विकास यात्रा की है। अपनी विरासत की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए उत्तराखंड में कई विकास के काम हुए हैं। तो लखनऊ में भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इन 24 सालों में कितना विकास हुआ है इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया। उत्तराखंड स्थापना का दिवस भी है। इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले आप सभी को मैं उत्तराखंड के स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 24 वर्ष के अंदर अब ये रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश किया है, और इन 24-25 वर्षों के अंदर उत्तराखंड ने एक लंबी दूरी तय की है, विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, अपनी विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज उत्तराखंड में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उत्तराखंड के हमारे जो पवित्र धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, स्थापना दिवस पर सीडीएस अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवान और न्यूरो सर्जन महेश कुड़ियाल समाज सेवा के लिए माता मंगला और फिल्म एवं कला क्षेत्र के लिए हेमंत पांडे को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाल ओढ़ाकर उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया। तो कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर एक क्षेत्र से उत्तराखंड के रहने वालों ने जो नाम रोशन किया, उन हस्तियों को सम्मानित किया गया शाल उड़ाकर और साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का सम्मान किया। सबसे पहले तो उन सब लोगों को प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने राज्य बनाने का सपना के चक्कर में पूरी जान गंवा दी। उनको समर्पित है ये सम्मान, और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद कि हमें भी इस लायक समझा कि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान को पा सकें। तो आज तो खुशी का दिन ये है कि बाहर आपको सम्मान जो मिलता है वो एक अलग होता है, आज आपको आपके घर में आपकी सरकार से सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं खुद बहुत इससे गौरवान्वित हूँ और तमाम सरकार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भी हमारे राज्य के जिस सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और राज्य सरकार ने इसमें मेरा नाम सोचा, ये जनता का प्यार है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। पहले तो सभी उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरा प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो, सबका घर माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पौड़ी में राज्य आंदोलनकारियों ने पौड़ी को राज्य आंदोलनकारी नगरी घोषित किए जाने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की अलग मांग भी पौड़ी जिले से ही पहली बार उठी थी और राज्य आंदोलन की चिंगारी भी पौड़ी से ही उठी थी, लेकिन पौड़ी के विकास को लेकर जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा वो अभी पूरा नहीं हो पाया। वहीं विधायक पौड़ी ने कहा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है पौड़ी को और बेहतर शहर बनाया जाए।
पौड़ी का विकास इतने मुख्यमंत्री दिए, इतने विधायक दिए, लेकिन जो हमने चाहा वो कुछ नहीं मिला। और हमारी ये पौड़ी चीचा कांडे चोपड़ा राई, इसको तो आंदोलनकारी नगरी घोषित होना चाहिए। जैसे मेरी बहन वीरा भंडारी ने कहा, यहाँ हमारी बहनें जो मेरे साथ जितनी महिलाएं वीरा भंडारी के साथ, एक भी महिला चिंतित नहीं हो रही है। पौड़ी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में। अभी कुछ समय पहले हमारे आदरणीय सांसद जी के द्वारा यहाँ पर पर्यटकों के को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का निर्माण तय हुआ है और उसका कार्य शुरू भी हो चुका है। और कुछ अभी हाल ही में जो है एनसीसी के लिए यहाँ पर एकेडमी बनने वाली है। पिथौरागढ़ की बेरीनाग में घर में बनी कथित मस्जिद पर बवाल और विरोध बढ़ता जा रहा है। कथित मस्जिद को हटाने की मांग को राष्ट्रीय सेवा संघ ने प्रदर्शन किया और संघ का कहना है कि वो 2 महीने से मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शन को देखते हुए जहां पर प्रशासन ने बेरीनाग में धारा 163 लागू की है, तो वहीं भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। संघ के कार्यकर्ता प्रशासन से उचित कार्रवाई किए जाने के आश्वासन पर माने हैं। पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। टिहरी पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3.5 किलो चरस बरामद की गई। पुलिस ने तस्करों को नरेंद्र नगर से पकड़ा है, जो नशे की खेप को हरिद्वार सप्लाई करने जा रहे थे। ये सभी तस्कर हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो उत्तरकाशी से चरस लेकर हरिद्वार जा रहे थे। पांच नशा तस्करों को पकड़ा गया है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में नशे की सामग्री लेकर जा रहे थे और उनके कब्जे से लगभग 3.5 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के बीच में कितना लोकप्रिय है, इसका अंदाजा इसकी एडवांस ऑनलाइन बुकिंग से लगाया जा सकता है। ये पर्यटन जोन हालांकि 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, लेकिन इसकी 18 दिसंबर तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसका साफ मतलब है कि ये जोन 18 दिसंबर तक पैक हो चुका है। इसकी 45 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग हर संडे को खुलती है, जिसका परमिट पाने की पर्यटकों में होड़ मची हुई है। और ये जोन नाइट स्टे के लिए फेमस है और यहां पर आप डे विजिट सिर्फ कैंटर से ही कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 नवंबर को खुलने जा रहा है। इसके लिए जो समस्त आवश्यक तैयारियां हैं, रेस्ट हाउस रिपेयर, सड़क मरम्मत कार्य आदि पूर्ण कर लिए गए हैं। और जो बुकिंग का सवाल है, जहां तक वहाँ 18 दिसंबर तक ये सारी बुकिंग्स, सारे जोन्स नाइट स्टे के लिए फुल हो चुके हैं। पहाड़ अपनी खूबसूरती के साथ ही यहाँ के बेहतरीन स्वाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का खान पान स्वाद का खजाना तो है ही, मगर इसमें बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता ज्यादा होती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में हिमालयन फूड फेस्टिवल की भीड़ पहाड़ के खाने का स्वाद ले रही है। इस फूड फेस्टिवल में मंडुए की जलेबी भी है, तो पहाड़ के बिच्छू घास के कोफ्ते भी। स्वाद का तड़का ऐसा लगा है कि लाल चावल गहत की दाल के साथ भट्ट की चुड़कानी और रायता पर्यटकों को खूब भा रहा है। यहाँ ये पूरा फेस्टिवल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है और जो खाना है वो बिल्कुल ही जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी गांव में आ गए हैं। वही खुशबू, वही मिठास इस खाने में है और ये सारा एफर्ट बहुत ही अच्छा है। हमने हिमालयन ट्राउट यहाँ देखी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और जो यहाँ एक मंडुए की जलेबी है, यू शुड ऑल्सो ट्राई, इट्स वेरी गुड। और पहाड़ी थाली हमने खाई है एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव दिस गुड फूड। पहाड़ के खान पान को प्रमोट करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें पहाड़ी व्यंजनों को पर्यटकों को परोसा गया और इन व्यंजनों के फायदे भी पर्यटकों को बताए गए। कई पर्यटक तो इन खानों का स्वाद लेकर इनकी रेसिपी तक जानने लगे। जो उत्तराखंड का
अपना फूड का कल्चर है। हर साल होटल एसोसिएशन इसको करवाती है। इस बार भी उनके सहयोग से एक फूड कोर्ट यहाँ बनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के फूड को प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट के बीच में उसको नई पहचान मिले, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इनफैक्ट हमसे सारे लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट कहाँ है और ये चीज़ कैसे बन रही है। स्पेशली जो मटन का भुटवा और जो मडवे का हलवा हमने यहाँ पे लोगों को खिलाया या बड़ील भांग की चटनी के साथ, उसको काफ़ी पसंद है। बहरहाल पहाड़ी खाने स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। यहाँ की दालों से लेकर पहाड़ उत्पादों में कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है और अगर ऐसे ही प्रमोशन होता रहा तो पहाड़ का स्वाद दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब हम आपको लेकर चलते हैं ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर। 18,500 की फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओल्ड लिपुलेख भारत चीन की LAC पर मौजूद है और इस इलाके में तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन यहां तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। कई सौ किलोमीटर का कठिन पहाड़ी सफर होने के अलावा यहां पहुंचने के लिए हजारों फीट की ऊंचाई भी पार करनी पड़ती है। न्यूज़ 18 देश का पहला न्यूज चैनल है जो ओल्ड लिपुलेख तक पहुंचा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर। ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहाँ से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन होते हैं। ओल्ड लिपुलेख भारत की सरजमी पे मौजूद है। तकरीबन 18,000 फीट की हाइट पर ये इलाका मौजूद है। काफ़ी कठिन ये सफ़र है, बावजूद इसके हम आपको ओल्ड लिपुलेख से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे। चाइना बॉर्डर पर LAC में मौजूद ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहां से पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यहां पहुंचने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 220 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करना होता है। धारचूला के बाद से ही यह सफर खासा कठिन है। ऊंची पहाड़ियों के बीच खतरनाक रास्तों को पार कर यहां पहुंच सकते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी से ओल्ड लिपुलेख की यात्रा हर पल कठिन होते जाती है। हायर हिमालय के खतरनाक रास्ते और लगातार कम होती ऑक्सीजन यहां जाने वालों की परीक्षा लेती है। 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद है। ऐसे में भारत ने तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए पहली बार अपनी सरजमी से रास्ता तलाशा है। ये रास्ता कई चुनौतियों से भले ही भरा हो, लेकिन यहाँ से पवित्र कैलाश के दर्शन के लिए चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ता। ओल्ड लिपुलेख की ये खड़ी चढ़ाई पार करना हमारे लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। तकरीबन सिर्फ 100 मीटर का रास्ता अभी हमने तय किया है, लेकिन सांस पूरी तरीके से यहाँ पर फूलने लगी है और हम भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं ताकि हालात थोड़े सामान्य हो तो आगे की चढ़ाई चढ़ सके। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने के लिए 250 मीटर की चढ़ाई पार करनी जरूरी है, लेकिन 18,500 फीट की ऊंचाई पर 250 मीटर की चढ़ाई कई किलोमीटर जैसी महसूस होती है। इस सफर पर यात्री जितनी चढ़ाई चढ़ते जाते हैं उतने ही ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी न्यूज़ 18 के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई पार कर ओल्ड लिपुलेख पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह दुर्गम यात्रा 82 साल की उम्र में की है। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने पर बर्फीली हवाएं आने वालों का स्वागत करती हैं। यहाँ ज्यादा देर तक रुक पाना भी हर किसी के बस में नहीं, लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पहुंचकर तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत को न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद किया। ये यात्रा भले ही दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक हो, लेकिन ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन हर किसी को रोमांचित करने के लिए काफी हैं। देखिए, कठिन तो महादेव बैठे ही ऐसी जगह है, कठिन यात्राएं करनी पड़ेंगी ना अगर उनसे हमें मिलना है तो। लेकिन उन्होंने शक्ति दी है और वही सबको शक्ति देते हैं। मानसरोवर तो नहीं, पर सामने भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाश जी के दर्शन कर मैं अभिभूत हूँ और मैंने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, तुम मेरे भारत को अखंड भारत बना दो। इसी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।